डियर पार्टिसिपेंट, आज के सेशन में हम ईएमटी और स्टैटिस्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं। ईएमटी में हमें कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, वो जरा देख लें। तो सबसे पहले ग्रेडियंट थ्योरम है, इंटीग्रल ए टू बी ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट डी एल इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यानी जिस फंक्शन का आप ग्रेडियंट ले रहे हैं, सिंपली उसमें आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है ना वो रिप्लेस कर देनी है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कर देना है। डाइवर्जेंस थ्योरम, ये हम पहले भी 2-3 दफा पढ़ चुके हैं। ये सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। और इसमें वॉल्यूम याद रखें कि वॉल्यूम वो होता है जो कि सरफेस ने एनक्लोज किया होता है। राइट साइड पे जो सरफेस है, उस सरफेस ने जो वॉल्यूम एनक्लोज किया होता है वो वॉल्यूम हमने लेना होता है। तो इसमें डाइवर्जेंस हम लेते हैं एक वेक्टर फंक्शन का डेल डॉट ए, और उसका हम इंटीग्रल लेते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल लेते हैं इक्वल टू ए डॉट डी ए। इसके बाद कर्ल थ्योरम, जो स्टॉक थ्योरम जो है, इसमें हमने कर लेना होता है वेक्टर फंक्शन का डेल क्रॉस ए डॉट डी ए इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल। और इसमें भी याद रखें कि राइट साइड पे लाइन इंटीग्रल है और लेफ्ट साइड पे हमारे पास एरिया का इंटीग्रल है। तो जो लाइन आप ले रहे हैं, उस लाइन ने जितना एरिया इनक्लोज किया होता है वो एरिया हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा दो किस्म के प्रोडक्ट हम डिस्कस करने यहाँ पे जा रहे हैं, एक ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है, एक ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हमने फर्स्ट ईयर शुरू की थी तो वहाँ पे यूनिट नंबर 2 में फोर्सेस के चैप्टर में भी हमने किया था कि जो कोप्लेनर फोर्सेस होती हैं या कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं, उनको अगर हमने प्रूव करना हो कि ये कोप्लेनर हैं या नहीं है, तो हम उनका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं। तो वो अगर जीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि ये फोर्सेज या वेक्टर जो है वो आपस में कोप्लेनर है। बहरहाल यहाँ पे आपको बता दें कि ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जो है वो ए डॉट बी क्रॉस सी या बी डॉट सी क्रॉस ए या सी डॉट ए क्रॉस बी, ये तीनों चीजें आपस में इक्वल होती हैं। मैंने साथ सामने एक साइक्लिक डायग्राम बनाने की कोशिश की है ताकि आपको यहाँ से ही पता चले। ये आपस में इक्वल तब होते हैं जब ये साइक्लिक हो। अगर साइक्लिक नहीं होंगे तो ये आपस में इक्वल भी नहीं होंगे। यानी अगर आपने ए से स्टार लेना है तो फिर आगे ए के साथ डॉट और आगे बी क्रॉस सी, बी से स्टार लेना है तो बी के साथ डॉट और सी क्रॉस ए। सिमिलरली अगर आपने सी से स्टार लेना है तो सी के आगे डॉट और ए क्रॉस बी। ये आपस में तीनों इक्वल होते हैं। और याद रखें कि अगर ए इसका आंसर जीरो आ जाए तो समझ लें कि तीनों वेक्टर जो है वो आपस में कोप्लेनर है। ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बैक कैप रूल के नाम से, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो बैक कैप बी को आप शुरू में रखें और ए डॉट सी माइनस सी इंटू ए डॉट बी। ये जो ए डॉट सी है ये आपके पास कोई एक स्केलर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में एक स्केलर देता है, इसी तरह ए डॉट बी जो है वो भी एक स्केलर नंबर है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रूल्स हैं, जिस तरह के डाइवर्जेंस ऑफ एफ जी। ये दो फंक्शन है, कोई एफ एक फंक्शन है और दूसरा कोई जी है, तो इसका अगर आपने सॉरी ग्रेडियंट लेना है, ये ग्रेडियंट ऑफ एफ जी है। तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, एफ इंटू पहले आप ग्रेडियंट जी का लेंगे प्लस फिर जी को आप बाहर रखेंगे और ग्रेडियंट लेंगे एफ का। अब है डाइवर्जेंस ऑफ ए। एफ यहाँ पे एक स्केलर फंक्शन है और ए जो है वो एक वेक्टर फंक्शन है। तो इसका डाइवर्जेंस कैसे लेंगे, आप एफ को पहले बाहर रख लें और डाइवर्जेंस ले लें ए के साथ, फिर प्लस ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप डेल एफ के साथ। तीसरा है डेल डॉट ए क्रॉस बी, तो ये इक्वल आ जाएगा बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। और चौथा है डेल क्रॉस एफ ए। ये जिस तरह दूसरा थ्योरम था डेल डॉट एफ ए, इसी तरह ये डेल क्रॉस एफ ए है। तो इसमें आएगा कि एफ को आप पहले लिखेंगे जिस तरह सेकंड थ्योरम में लिखा है, और वो चूंकि ऊपर सेकंड वाला जो था वो डाइवर्जेंस से रिलेटेड था तो हमने डेल डॉट ए लिया था, तो ये जो कर के रिलेटेड है तो हम लिखेंगे डेल क्रॉस ए। और इसमें एक फर्क और है कि वहां पे प्लस था लेकिन यहाँ पे आपके पास माइनस आएगा। बाकी सेम वही चीज है कि ए को पाए रखेंगे और क्रॉस लेंगे डेल एफ के साथ। सेकंड डेरिवेटिव में आपने याद रखना है कि जो डाइवर्जेंस होता है कर्ल का, डेल डॉट डेल क्रॉस ए यानी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, वो जीरो होता है। ये हम पहले भी बीएससी की जब हम मैकेनिक्स कर रहे थे वहां पे भी ये थ्योरम हमने पढ़े थे। इसके अलावा कर्ल ऑफ ग्रेडियंट डेल क्रॉस डेल एफ, ये भी जीरो होता है। इसके अलावा डेल क्रॉस ए यानी कर्ल ऑफ कर्ल, तो कर्ल ऑफ कर्ल जो है वो आपको किसके इक्वल देगा आंसर, वो मिलेगा आपको ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस यानी डेल इंटू डेल डॉट ए माइनस लैप्लासियन ऑफ ए। ये जो डेल स्क्वायर होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये लैप्लासियन को रिप्रेजेंट करता है, तो लैप्लासियन ऑफ ए। रैंक की बात करें तो रैंक जो है ये एक क्वेश्चन जो है ना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का लाजमी आता है। In general, nth rank tensor has n indices and 3 की पावर n components and transformation with n factors। यानी अगर आपके पास कोई टेंसर है जिसका nth रैंक है तो इसका मतलब ये है कि उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो 3 की पावर n होंगे और उतनी ही उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो सपोज करते हैं कि आपके पास एक टेंसर है जिसका रैंक 2 है, तो हम देखना चाहते हैं कि उसके कितने कंपोनेंट्स और इंडिसेस होंगे। तो फार्मूला जो ऊपर दिया हुआ है 3 की पावर n, तो चूंकि n हमारे पास 2 है, रैंक 2 है, तो 3 की पावर 2 9 आपको मिलेगा, 9 इंडिसेस है। तो इस तरह आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को भी कह सकते हैं कि उसका रैंक 2 होता है और उसके 9 कंपोनेंट्स होते हैं। कोई स्केलर अगर आपके पास क्वांटिटी है तो उसका टेंसर वो टेंसर है लेकिन उसका रैंक 0 है, वेक्टर क्वांटिटी जो है उसका टेंसर का रैंक 1 है।
तो अगर उसके कंपोनेंट देखने हैं तो 3 की पावर 1 करके 3 कंपोनेंट्स आप कह सकते हैं। ये अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं जो आप इससे कार्टियन टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो x को आपने रिप्लेस करना होता है आर साइन थीटा कॉस फाई के साथ, y को रिप्लेस करना होता है आर साइन थीटा साइन फाई के साथ, और z को रिप्लेस करना होता है आर कॉस थीटा के साथ। इस तरह आपका कार्टियन जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्फेरिकल या पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर। ये रेंज याद रखनी है। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन एक फाई का आया हुआ था कि फाई का जो पोलर कोऑर्डिनेट में फाई की रेंज क्या होती है। ये ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। एमएससी लेवल से कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं होता, बस इन्फॉर्मेशन टाइप की क्वेश्चन होते हैं और बड़े सिंपल से होते हैं। तो आर की रेंज 0 से इन्फिनिटी होती है, थीटा की 0 से पाई होती है, और फाई की जो है वो रेंज होती है 0 से 2 पाई। थीटा जो है ये आपका एजीम्यूथल एंगल होता है, और फाई जो है सॉरी थीटा आपका पोलर एंगल होता है, और फाई जो है ये एजीम्यूथल एंगल होता है। नीचे कहीं पे मैंने मेंशन भी किया होगा, तो ये भी याद रखें। यानी लाजमी नहीं कि वो थीटा ही पूछे, वो हो सकता है आपसे उसका नाम लेके पूछ ले के पोलर एंगल जो है उसका उसकी रेंज लिखें और एजीम्यूथल एंगल की रेंज लिखें। अगर आप लेंथ को रिप्रेजेंट करना चाहें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, तो लेंथ को आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे डी एल इज इक्वल टू आर साइन थीटा डी फाई। एरिया को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। वॉल्यूम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी फाई। और इसके बाद कार्टियन टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, ये जो वॉल्यूम इसमें मुझे डाउट हो रहा है कि डी टा जो है वो इक्वल आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, डी थीटा भी इसमें आएगा, यानी डी थीटा डी डी आर डी थीटा डी फाई। तो मैं भी कंफर्म करूंगा, आप भी जरा चेक कर लीजिएगा। मुझे 99% श्योर है कि यहाँ पे डी डी थीटा जो है ना वो आएगा साथ। कार्टियन टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में अगर आपने जानना है तो आपने एक्स को रिप्लेस करना है और cos फाई से, वाई को रिप्लेस करना है और साइन फाई से, और जी को जी ही रहने देना। और इसमें भी रेंजेस याद रखें, आर की रेंज वही है जो पीछे थी 0 से इन्फिनिटी, फाई की रेंज यहाँ पे वही है जो पीछे थी 0 टू 2 पाई, और जी की जो रेंज है वो याद रख लेनी है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। रेंज अब ये मैंने थीटा को मेंशन कर दिया, थीटा आपका पोलर एंगल है जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, और फाई जो है वो एजीम्यूथल एंगल है, तो इनकी रेंज लाजमी याद रखनी है। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वैल्यू इन्फिनिटी होती है, और उसके अलावा बाकी जितने पॉइंट्स होते हैं उन सब पे इसकी वैल्यू जीरो होती है। ये एक फिगर भी बनाई है, इसको भी आप देख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू जीरो जो हमने डेल्टा फंक्शन लिया हुआ है उसकी वैल्यू जीरो पे इन्फिनिटी है, और ऑल अदर पॉइंट पे इसकी वैल्यू जो है वो जीरो है। और इसी तरह डेल्टा की एक और फॉर्म लिखी है, डेल्टा इंटू एक्स माइनस एक अगर फॉर्म हो तो फिर आपके पास डेल्टा फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी एक्स इज इक्वल टू ए पे आती है। एक्स इज इक्वल टू ए पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, और अदर बाकी जितने पॉइंट्स हैं एक्स इज नॉट इक्वल टू ए पे उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है। पॉइजन इक्वेशन, ये लाजमी इक्वेशन आपने याद रख लेनी है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, पॉइजन इक्वेशन, लैपलेस इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरह इनको तैयार करना है। तो पॉइजन इक्वेशन जो है वो डेल डॉट डेल वी है, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो और एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइजन इक्वेशन है, आप लाजमी याद रखनी है। इसी इक्वेशन में अगर आपके पास ये जो रो है जो कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, इसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाए, या आप यूं कह लें कि फॉर चार्ज फ्री रीजन, तो रो की वैल्यू जीरो हो जाएगी और आपके पास यही इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो में। और अब इसका नाम एक और होगा, वो होगा लेप्लेस इक्वेशन। यानी डेल स्क्वायर वी इक्वल टू अगर माइनस रो एप्सिलॉन नॉट है तो फिर पॉइजन इक्वेशन है, लेकिन रो जीरो होने की वजह से आपके पास राइट टर्म्स जो है वो जीरो के इक्वल हो जाएगी और इक्वेशन का नाम पड़ जाएगा लेप्लेस इक्वेशन। तो ये 3 इक्वेशन आपने याद रखनी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, पॉइजन इक्वेशन और लेप्लेस इक्वेशन। इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन तो लाजमी आता है, बल्कि लास्ट टाइम तो दोनों आए हुए थे, पॉइजन इक्वेशन भी आया हुआ था और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी आया हुआ था। अच्छा, वर्क डन जो है किसी चार्ज पे जो आप करते हैं, उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो आपने वो फार्मूला पढ़ा हुआ है एफएससी में कि पोटेंशियल को जो हम लिखते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वहां से आप वर्क डन निकालें तो वो क्या आता है, वी क्यू या क्यू वी कह लें। तो यहाँ पे आपके पास अगर डेंसिटी की फॉर्म में है तो वर्क डन आप फाइंड कर सकते हैं 1/2 रो वी डी टा। रो जो है वो चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वी जो है वो पोटेंशियल है, और डी टा जो है वो वॉल्यूम है। और इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ओवर 2 ई स्क्वायर डी टा। ये वर्क डन है बाई चार्ज, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन्वॉल्व है, ई इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए है। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ी सी एनालॉजी हम कायम कर लेते हैं कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के लिए वर्क डन निकालना पड़े तो क्या करेंगे। आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो हमेशा ई के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए
जो टर्म होती है वो म्यू नॉट होती है, और वो बी के साथ डिवाइड हो रही होती है। लिहाजा अगर आपने इसी से आगे वो मैग्नेटिक फील्ड के लिखना है तो आप लिखेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट इंटीग्रल ऑफ बी स्केयर बीटा। तो इस तरह आपका वो वर्क डन आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि अगर आपके पास है एक सिस्टम है, कंपाउंड सिस्टम है, डिफरेंट चार्जेस पे मुश्तमिल है, और आप उन सब का टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं, तो वो आप ऐसा नहीं कर सकते कि W1 और W2 प्लस W3, ऐसे नहीं वो W टोटल के इक्वल आएगा, बल्कि W टोटल जो इक्वल होगा वो W1 प्लस W2 प्लस एक एक्स्ट्रा टर्म सारा आपने ऐड करनी है, वो है एप्सिलॉन नॉट इंटू E1 डॉट E2 डीटा। इसके अलावा ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इनसाइड कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है बिकॉज नो अनबाउंड चार्जेस आर अवेलेबल। कंडक्टर के अंदर चार्जेस मौजूद होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे चार्जेस बाउंड चार्जेस होते हैं, फ्री चार्जेस नहीं होते। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि चूंकि फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं है, अनबाउंड चार्जेस अवेलेबल नहीं है इनसाइड कंडक्टर, लिहाजा क्यू जो है वो जीरो है, और इस वजह से आपकी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। एनी एक्स्ट्रा चार्ज विल रिजाइड एट सरफेस ऑफ कंडक्टर। आप जब कभी भी किसी कंडक्टर को एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो वो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते करते सरफेस पे पहुंच जाता है, और यूं हम कह सकते हैं कि जो कंडक्टर है आपका वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है। यानी कोई कंडक्टर भी है, वो आप कह सकते हैं कि एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है, उस पे किसी भी दो पॉइंट पे आप चेक करें तो पोटेंशियल सेम होता है, इन साइड भी और आउटसाइड भी। तो वी ए माइनस वी बी जो है वो इक्वल टू जीरो आ जाता है। मेथड ऑफ इमेजेस, ये उस वक्त आपने याद रखना, अप्लाई करना जब आपके पास कोई ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन हो। जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन से रिलेटेड, तो आपने मेथड ऑफ इमेजेस यूज करना होता है, और इसमें जो अमूमन वो फोर्स का पूछता है कि चार्ज जो है वो ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन पे कितनी फोर्स लगा रहा होता है, या एनर्जी का पूछ लेता है, या पोटेंशियल का पूछ लेता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है जो याद रखना है, वो है कि कंसिडर ए चार्ज क्यू इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन विच इज ग्राउंडेड, यानी कि उस फाइनाइट इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन का जो पोटेंशियल है वो जीरो है क्योंकि ग्राउंडेड है। अब ए चार्ज माइनस क्यू इज इंड्यूस्ड ऑन सेम डिस्टेंस एट नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी आपने एक चार्ज रखा हुआ था पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और उसका डिस्टेंस था प्लेन से डी। तो एक नेगेटिव चार्ज अपोजिट साइड पे इंड्यूस हो जाएगा जो कि माइनस डी डिस्टेंस है। तो अब अगर आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है इस कंडक्टिंग प्लेन के दरमियान और ये जो चार्ज क्यू है इसके दरमियान, तो फार्मूला आपने लगाना है एफ इज इक्वल टू माइनस के। ये माइनस किस वजह से आया, इस क्यू और माइनस क्यू के मल्टीप्लाई होने से ये आया माइनस, यानी क्यू को माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर आएगा ओवर। अब टोटल डिस्टेंस देखें दोनों के दरमियान कितना बनता है, एक का प्लस दिया दूसरे का माइनस दिया, तो जीरो नहीं कहना आपने, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में जीरो है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है तो ये 2d बनता है। तो 2d का स्केयर, ये है वो पॉइंट जो आपने याद रखना है कि आपको जब न्यूमेरिकल वो देगा तो वो कहेगा कि आपका जो चार्ज है वो इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन से डी डिस्टेंस पे है, तो बताएं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी होगी। तो आपने डी स्केयर नहीं लेना डिनोमिनेटर में, बल्कि 2d स्केयर लेना है। इसी तरह अगर पोटेंशियल की बात करें तो वहां पे भी आपने 2d इन्वॉल्व करना है। इसके बाद वर्क डन, डब्ल्यू प्राइम जो है वो, ये प्राइम मैंने क्यों लगा इसकी वजह बताता हूँ, क्यू वी के इक्वल होता है, और पोटेंशियल जो है वो हमें पता है कि के ओवर, नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, के क्यू ओवर, हम आर लेते हैं, जो पोटेंशियल है नॉर्मली हम उसे लेते हैं के क्यू ओवर आर। या इस केस में आप सोच रहे होंगे कि हमें लेना चाहिए के क्यू ओवर डी, लेकिन मैंने आपको बताया है कि इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन जब होगा तो ये आपने डी नहीं लेना, जो डिस्टेंस डी होगा उसका डबल करना होता है। तो 2d नीचे लिखा है और साथ वो क्यू से हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि क्यू वी है, तो ये क्यू वो वाला है, तो आपस में मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर ओवर 2d। माइनस यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि आपके पास एक चार्ज प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू है। फॉर सिंगल चार्ज एंड कंडक्टिंग प्लेन, तो यहाँ पे तो चूंकि हमने अज्यूम किया हुआ था कि एक चार्ज क्यू है तो दूसरी साइड पे एक माइनस क्यू भी इंड्यूस हो जाता है, तो फर्ज करें कि आप सिर्फ एक चार्ज की वजह से देखना चाह रहे हैं कि जो वर्क डन है वो कितना, तो आप उस पहले वाले का हाफ कर दें, डब्ल्यू प्राइम का आप हाफ करें, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्राइम बाई टू। तो इस तरह जो आंसर ऊपर आया था माइनस के क्यू स्क्वायर ओवर 2d, उसका जब हम हाफ करेंगे तो बन जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर ओवर 4d। ये कुछ पोटेंशियल दिया हुआ है, आपने लाजमी याद रखना है, ये भी पेपर में आ जाता है। मोनोपोल के लिए सिर्फ वो वेरिएशन ही पूछता है कि किस लिहाज से वेरीफाई कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो मोनो के लिए जो है वो 1/r, डाईपोल के लिए 1/r स्क्वायर, बड़ा एक पैटर्न चल रहा है, क्वाड्रपोल के लिए 1/r क्यूब, और ऑक्टापोल के लिए 1/r 4। अच्छा, कुछ एनालॉजी हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जो कूलम का कानून है, इधर हमारे पास मैग्नेटोस्टैटिक में बायोट-सैवर्ट का कानून है, इसी तरह गॉसेस लॉ के करस्पॉन्डिंग आपके पास मैग्नेटोस्टैटिक में एम्पियर का लॉ है। मैक्सवेल की बड़ी फेमस 4 इक्वेशंस हैं, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो और एप्सिलॉन नॉट, इसका गॉसेस लॉ हम इसे कहते हैं, कि जो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी इक्वल है, रो और एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह डेल क्रॉस ई, यानी
कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वल टू जीरो है। इसका कोई नाम नहीं है मैक्सवेल की इक्वेशन का। और तीसरा जो है वो डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, ये भी बड़ी फेमस इक्वेशन और अक्सर क्वेश्चन आया होता है ये भी मुख्तलिफ टेस्टों में। तो ये मैग्नेटिक मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो मैग्नेटिक मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि डाइवर्जेंस जीरो है। तो डाइवर्जेंस जीरो होने का मतलब यही है कि एक साइड से फ्लक्स निकल रहा है तो कहीं उसी चीज के कहीं दूसरी जगह पे फ्लक्स एंटर भी हो रहा है, क्योंकि डेल डॉट बी का मतलब है कि डाइवर्जेंस जीरो है। डाइवर्जेंस जीरो उसी वक्त हो सकती है जब जितना फ्लक्स निकल रहा हो उतना फ्लक्स एंटर भी हो रहा हो। और एंटर होने के लिए इसका मतलब ये है कि उसका कोई और पोल भी है, क्योंकि एक पोल के अंदर तो मुमकिन नहीं है। एक पोल या तो फ्लक्स आउट कर सकता है या फिर इन कर सकता है। तो अगर एक साइड से आउट हो रहा है और उसी चीज के अंदर इन भी हो रहा है तो इसका मतलब है वहां पे कोई और पोल भी मौजूद है। तो यहाँ से पता चलता है कि मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, कोई और पोल भी साथ एग्जिस्ट करता है। चौथी इक्वेशन जो है वो है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ये एम्पेयर लॉ हम इसे कहते हैं। और ये आप कह सकते हैं कि इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो है डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाई पार्शियल टी। इसमें जो सेकंड टर्म ऐड हुई है इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, जे डी। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाई पार्शियल टी, ये डिस्प्लेसमेंट करंट की टर्म है। पॉइंटिंग वेक्टर ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हमें बताता है कि एनर्जी ट्रांसपोर्ट जो हो रही है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, एनर्जी ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो एस इज इक्वल टू वन ओवर म्यू नॉट ई क्रॉस बी। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो एनर्जी है ये किस डायरेक्शन में जा रही है। ये परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी, ना ई की डायरेक्शन में है ना ही बी की डायरेक्शन में, बल्कि दोनों के परपेंडिकुलर है। ई के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। यानी अगर ई अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और बी अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो आपकी जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है वो अलॉन्ग जी एक्सिस हो रही है। या आप यूं कह लें कि आपका जो पॉइंटिंग वेक्टर में एनर्जी जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो अलॉन्ग ई क्रॉस बी हो रही है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो बार बार डिस्कस कर चुके हैं, पार्शियल पी रो और पार्शियल टी प्लस डेल डॉट जे इक्वल टू जीरो। Skin depth. The distance a wave must travel before its amplitude has decayed by factor of 1/e। किसी कंडक्टर में जब आप करंट पास करवाते हैं तो आपको पता है वो साइनोसाइडल वेव की फॉर्म में होता है। तो वो जो वेव है, साइनोसाइडल वेव जो है उसका जो एम्पलीट्यूड डिके होता है उस उसका ताल्लुक है स्किन डेप्थ के साथ। अब वो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पे को कवर करने के बाद एम्पलीट्यूड 1/e टाइम डिके हो जाए, कम हो जाए, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं स्किन डेप्थ। यानी आपका एम्पलीट्यूड जो इनिशियल था उसका 1/e टाइम सिर्फ रह जाए, जितने डिस्टेंस में इतना एम्पलीट्यूड कम हुआ है 1/e तक आया है, इसे हम कहते हैं स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ इज रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट बीटा, ये भी याद रखना है। इसके अलावा स्किन डेप्थ जो है वो अटेनुएशन कांस्टेंट के भी रेसिप्रोकल होता है। दो चीजों के रेसिप्रोकल होते हैं, डीके कांस्टेंट का भी और अटेनुएशन कांस्टेंट जो अभी हम नीचे पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आप वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं इस वेव की, तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड स्किन डेप्थ, यानी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो एफ फ्रीक्वेंसी और लैम्डा आपकी स्किन डेप्थ आपने यूज करना है, क्योंकि लैम्डा भी वेव लेंथ है, मतलब डायमेंशन तो उसकी डिस्टेंस की बनती है। तो स्किन डेप्थ भी आपके पास डिस्टेंस ही है। तो उस लिहाज से भी आप माइंड में रख सकते हैं। तो स्किन डेप्थ का जो फार्मूला है वो है डेल्टा इज इक्वल टू 1/√पाई एफ म्यू सिग्मा। और यहाँ पे इन सब के मीनिंग वही है जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं, यानी एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, म्यू जो है वो परमेबिलिटी है, और सिग्मा जो है वो कंडक्टिविटी है। अटेन्यूएशन कांस्टेंट क्या है? द रेट ऑफ एम्पलीट्यूड लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपीरियंसेस एज इट प्रोपोगेट। यानी रेट ऑफ एम्पलीट्यूड लॉस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एम्पलीट्यूड लॉस होता है उसका रेट हमने देखना है जब वो प्रोपोगेट करती है तो किस हिसाब से उसका एम्पलीट्यूड लो लूज होता है, कम होता है। तो ये होता है अटेन्युएशन कांस्टेंट। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या रेसिप्रोकल है स्किन डेप्थ का, यानी डेल्टा इज इक्वल टू 1/अल्फा आप कह सकते हैं। ये इसलिए मैंने चीजें ऐड की कि एक दो दफा जो है ना पेपर के अंदर इस तरह का पूछा गया था। और स्किन डेप्थ जो है ये भी क्वेश्चन आया था कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये भी याद रखें ये कंडक्टर से रिलेटेड है। स्किन डेप्थ जो है फिनोमेना ये कंडक्टर से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कोर्स है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। तो इसमें सबसे पहले ट्रिपल पॉइंट, ये वो टेम्परेचर होता है या प्रेशर होता है, बल्कि दोनों को देखना है, टेम्परेचर और प्रेशर, जिस पे किसी भी मैटर की तीनों फेजेज जो है वो को एग्जिस्ट कर रही होती हैं। वाटर की बात करते हैं H2O की, H2O की, तो इसका ट्रिपल पॉइंट जो होता है वो 273.16 केल्विन होता है। और अगर प्रेशर की बात करें तो ट्रिपल पॉइंट पे जो प्रेशर है वाटर का वो 4.6 टॉर है। और वन टॉर, ये फार्मूले जो है ना आपने देख लेने हैं। वन टॉर जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और वन एटमॉस्फेयर भी 760 टॉर के इक्वल है। और इसी तरह वन एटमॉस्फेयर को अगर पास्कल में लिखना है तो 1,01,325 पास्कल के इक्वल है।
तो इसके और भी मुख्तलिफ जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूनिट्स के रिलेशन है वो आपने सारे देख लेने हैं। जनरल गैस इक्वेशन पी इज इक्वल टू एन आर टी, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। एन जो है ये नंबर ऑफ मोल्स है और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसका यूनिट लाजमी देख लीजिएगा। लेटेंट हीट, ये पहले आपको नहीं पढ़ाया मैंने, तो ये भी चीज नोट कर लें। लेटेंट हीट क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फेज ऑफ मैटर बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जब आप किसी मैटर का फेज चेंज करना चाहते हैं, सॉलिड से लिक्विड में जाना चाहते हैं या लिक्विड से वेपर बनाना चाहते हैं, तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। अगर आप सॉलिड है तो फिर उसको आपने ज़ाहिर है लिक्विड में लेके जाना है, तो उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इस तरह अगर आपके पास कोई लिक्विड चीज है और आप उसको वेपर में लेके जाना चाहते हैं, तो फिर वही जो लेटेंट हीट उसका नाम होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फार्मूला यही यूज होता है, Q इज इक्वल टू एम एल। सिर्फ फ्यूजन के लिए एल एफ लिख देते हैं और वेपराइजेशन के लिए एल वी लिख देते हैं। और ये Q जो है ये वो हीट है जो आपने एब्जॉर्ब करवानी होती है या रिलीज होती है। और इसका फार्मूला जो है वो Q इज इक्वल टू एम एल या एल इज इक्वल टू Q और M, और इस तरह इसका जो यूनिट बनता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या वेपराइजेशन का वो बनता है जूल पर किलोग्राम। ये सामने बॉक्स के अंदर मैंने वाटर के लिए लिख दिया है कि लेटेंट हीट ऑफ जो फ्यूजन है आइस की वो 384 है, और जो वेपराइजेशन है वो है 2.25 10⁶ जूल पर किलोग्राम। तो ये लाजमी याद रख लीजिएगा, छोटा सा न्यूमेरिकल बन के आ सकता है। टोटल तीन ही तो चीजें हैं, L Q और M, तो आपको वो एक देगा, सिर्फ एक देगा। तो एक आपको याद होनी चाहिए, ये फ्यूजन वाली और वेपराइजेशन वाली। तो तीसरी चीज वो कैलकुलेट करवा लेगा आपसे। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज ऑन विच अ बॉडी कैन मूव। तो ये आपके पास तीन किस्म की मोशन होती है। ट्रांसलेशनल मोशन, तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो तीन होता है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। रोटेशनल मोशन में आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम टू होता है, यानी या तो बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज। वाइब्रेशनल मोशन में आपके पास जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक होता है, यानी या हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ तीन है, और वो तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल है। डाई एटॉमिक की बात करें तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, जिनमें से तीन ट्रांसलेशनल और दो रोटेशनल है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, तीन ट्रांसलेशनल, दो रोटेशनल और एक वाइब्रेशनल। ये सी पी पहले भी हम पढ़ चुके हैं, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। यहाँ से पता चल रहा है कि जो सी पी है वो ग्रेटर होता है सी वी से, कितना ग्रेटर है? बाई अमाउंट आर। और अगर आप ये सी वी को डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप यूं लिख सकते हैं सी वी इज इक्वल टू एफ बाई टू आर। ये जो एफ है ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो जिस किस्म की गैस आपके पास होगी, मोनोटॉमिक डायटोमिक, उस हिसाब से आपने एफ की वैल्यू पुट कर देनी है। और सीपी अगर आप निकालना चाहते हो, क्योंकि सीपी होता है सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर, तो वहां से सी पी आप निकाल सकते हैं आर प्लस सी बी। और सी बी की वैल्यू ये आप लगा के सी पी को भी आप टू प्लस एफ ओवर टू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्म में आपने लिख लिया। इसी तरह गैमा को भी अगर आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्म में लिखना है तो वो आएगा टू प्लस एफ ओवर एफ। ये एक बॉक्स में कैलोरी का मैंने दिया हुआ है कि जूल के साथ इसका क्या रिलेशन है, ये भी एक दफा क्वेश्चन आया हुआ था। तो 1 कैलोरी जो है वो इक्वल होता है 4.2 जूल के। ये गैमा की वैल्यू मोनो डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक के लिए मैंने दोबारा मेंशन कर दिया कि आप फर्स्ट ईयर में पहले कर चुके हैं। वर्क डन की बात करें तो W इज इक्वल टू माइनस पी डी वी होता है। और यहाँ पे इक्वेशन जो है जनरल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी, वहां से आप पी की वैल्यू निकाल के पुट कर दें, तो इस तरह आपके पास आफ्टर इंटीग्रेशन जो वर्क का आंसर आता है, सिंपल इंटीग्रेशन है, तो वो आ जाता है W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी लॉग ऑफ वी टू ओवर वी वन। और बॉयल लॉ से हमारे पास एक रिलेशन होता है पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। वहां से वी टू और वी वन की वैल्यू निकालें तो आपके पास आता है पी वन पी टू। लिहाजा यही जो है डब्ल्यू, इसको अगर आपने प्रेशर की फॉर्म में लिखना है तो ये आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एन आर टी लॉग ऑफ पी वन ओवर पी टू। रिवर्सिबल एडियाबैटिक चेंजेस के लिए जो बॉयल लॉ है वो कन्वर्ट हो जाता है पी वी की पावर गैमा। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपके पास गैमा फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, पी बी की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। साथ दो रिलेशन मैंने और लिखे हैं, टी वी की पावर गैमा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट और टी पी की पावर वन माइनस गैमा ओवर गैमा कांस्टेंट। ये दोनों आपने खुद डिराइव करने हैं, ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। और डिराइव आपने यहीं से करने हैं, पी वी की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट से ये दोनों आगे डिराइव करने हैं। वही जनरल गैस इक्वेशन यूज करनी है, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है और ये दोनों रिलेशन डिराइव करने, एक एक दो दो स्टेप का काम है। आई होप कि ये आप कर लेंगे। जो जनरल गैस इक्वेशन है वो अगर आपने रियल गैस की लिखनी है तो फार्मूला रिड्यूस हो जाता है पी प्लस ए एन स्क्र ओवर वी स्क्र इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू एन आर टी। एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी जो है वो टेम्परेचर है। और ए और बी जो है ये भी आपके पास कांस्टेंट है। जनरल गैस इक्वेशन से हम एक और इक्वेशन डिडक्ट कर सकते हैं। अगर एन की वैल्यू आप वन रखें, यानी एक मोल की बात करें, तो पी इज इक्वल टू आर टी हो जाता है। और पी वी ओवर टी इज इक्वल टू आर, आर आपको पता है चूंकि कांस्टेंट है,
तो इसको हम यूं लिख सकते हैं P1V1/T1 = P2V2/T2। तो ये भी आपके पास एक इक्वेशन है जिसे भी आपने याद रखना है। एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी हमारे पास टोटल हीट कंटेंट होता है। ये भी एक दफा पीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था एंथैल्पी का। तो टोटल हीट कंटेंट जो होता है वो एंथैल्पी कहलाता है। H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। यू इंटरनल एनर्जी है, पी प्रेशर है, और वी जो है वो वॉल्यूम है। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी F इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। यू इंटरनल एनर्जी, टी टेम्परेचर, और एस जो है वो एंट्रोपी है। गिब्स फ्री एनर्जी G इज इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस। और टीडीएस इक्वेशन जो है ना वो भी याद रखनी है। 3 टीडीएस इक्वेशन होती हैं। कॉम्प्लिकेटेड है, याद आप से नहीं हो पाएंगी और ना इतना लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो बस याद रखें कि टीडीएस इक्वेशन जो है ना वो 3 इक्वेशन है। मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो है डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। ये जो डी एस है ये चेंज इन एंट्रोपी है, और डी वी जो है वो चेंज इन वॉल्यूम है। इसके अलावा बोल्ट्जमैन इक्वेशन फॉर एंट्रोपी, ये भी लास्ट टाइम पेपर में आया हुआ था। तो एस इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू, काफी दफा इसको भी हम जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा एक दो बातें कि सॉलिड से वेपर को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। वेपर से सॉलिड में जब आप डायरेक्ट वापस आते हैं विदाउट गोइंग टू लिक्विड फेज, यानी वेपर से असली तौर पे तो पहले लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, लेकिन अगर आप वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में आना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं डेपोजिशन। पार्टीशन फंक्शन क्या है जी? रिलेशनशिप बिटवीन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड थर्मोडायनामिक क्वांटिटी। ये पार्टीशन फंक्शन होता है और इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स वो होते हैं व्हेन पार्टिकल्स हैव डिफरेंट एनर्जी एंड वेव फंक्शन, तो उन्हें हम कहते हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल वो होते हैं जिनका सेम एनर्जी और सेम वेव फंक्शन होता है। डिस्टिंग्विशेबल जो पार्टिकल उनके लिए जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो z इक्वल टू जी की पावर n होता है, और इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए z इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल जी की पावर n है। इनमें से एक z जो है ना वो स्मॉल है। ये आप कह सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड वाला z है ये स्मॉल है, और राइट साइड वाला जो z है वो लार्ज कैपिटल z है। इफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज, तो स्टर्लिंग इक्वेशन आपकी होती है जिसको आप लिखते हैं लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ n फैक्टोरियल इक्वल टू n log n माइनस n। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं किसी लेक्चर में, दोबारा आ गई है तो दोबारा मैंने गाइड कर देता हूँ। इसके अलावा बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिस तरह के सॉलिड में हमने फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था, इसी तरह बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन है। सिर्फ फर्क यहाँ पे दरमियान में नीचे डिनोमिनेटर में माइनस का है कि बोज आइंस्टाइन में आपके पास नीचे माइनस होता है और फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास प्लस होता है। नेक्स्ट, फर्मियंस और बोसॉन्स की अगर हम बात करें तो ये इनका एक अच्छा सा कंपैरिजन मैंने बनाया है कि वो न्यूक्लियाई जिनका ऑड एटॉमिक मास होता है वो फर्मियान्स होते हैं, और जिनका इवन होता है वो बोसॉन्स होते हैं। फर्मियान्स की हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है, बोसॉन की इंटीग्रल स्पिन होती है। फर्मियान्स जो हैं उनका एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है, बोसॉन का सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है। इसके अलावा फर्मियान्स जो होते हैं उनका वन पार्टिकल कैन ऑक्युपाई सेम स्टेट, लेकिन इसमें मोर देन वन पार्टिकल कैन ऑक्युपाई सेम स्टेट बोसॉन के अंदर। फर्मियात की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, न्यूट्रिनो, ये सारे फर्मियात हैं। और बोजान की बात करें तो फोटॉन, फोनॉन, ग्लूऑन, ये बोजान हैं। इसके अलावा एनी कंपोजिट पार्टिकल, यानी ऐसा पार्टिकल जो आगे मुख्तलिफ और पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो एनी कंपोजिट पार्टिकल विच कंसिस्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ फर्मियान इज अ फर्मियान। और बोजान में क्या है कि एनी कंपोजिट पार्टिकल विच कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ फर्मियान इज अ बोजान। तो ये कुछ चीजें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखें कि एमएससी लेवल के टोटल हार्डली जो क्वेश्चन है वो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो अब इसको इतना ज्यादा हम थारोली नहीं कर सकते, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस कर दी हैं, इन्हीं में से ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसी हिसाब से ही आपने तैयारी जारी रखनी है अपनी। तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है ये आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।